अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक हैं? तो कल का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5, उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1C उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को डिस्कस किया था और उसमें हमारे पास वेन डायग्राम आई थी। और वेन डायग्राम में हम लोगों ने उसमें डिसजॉइंट सेट्स में वेन डायग्राम कैसे बनेगी, ओवरलैपिंग सेट्स में वेन डायग्राम कैसे बनेगी, या फिर उसमें आता था सब सेट्स में। उसमें ओवरलैपिंग की मैं बात करता हूँ। ओवरलैपिंग का क्वेश्चन था, ज़रूर था, वो आपने यकीनन अटैम्प्ट किया होगा। मेरा बेटा लाजमी अटैम्प्ट कीजिएगा। वो ओवरलैपिंग के हवाले से मैं एक जनरल सी एग्जांपल देता हूँ और उस एग्जांपल को लेकर थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, और ताकि आपका वो भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देन फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, एक्सरसाइज 1C की तरफ। ठीक है बेटा जी? अच्छा, वेन डायग्राम अगर हमारे पास केस आ जाता है जी ओवरलैपिंग का, कल हमने डिस्कस किया था डिसजॉइंट एंड सबसेट को, कि अगर एक सबसेट है बी का तो वेन डायग्राम कैसी होगी, और अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं तो देन वेन डायग्राम की क्या थी सूरत हाल। अब आते हैं जी, हमारे पास अगर कंडीशन इस तरह की आ जाए, ए सेट है 1, 2, 3, बी सेट है हमारे पास 2, 3, 4, और चलिए सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट की भी 1, 2, 3, 4 एंड 5। अच्छा, तो बेटा जी ए बी और यूनिवर्सल सेट है। अब मुझे बताएं कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हैं ए में भी 1 और बी में 4 जो सेम नहीं है। इसका मतलब ये ओवरलैपिंग ज़रूर है, लेकिन ना डिसजॉइंट्स हैं ना ही सबसेट है। तो ये कौन सी कंडीशन आ गई बेटा जी? ओवरलैपिंग की। कौन सी कंडीशन आ जाती है? ओवरलैपिंग की। अच्छा, चलें आते हैं जी वेन डायग्राम की तरफ। अब वो कहता है पहले हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं। तो मुझे बताएं ए सेट क्या हमारे पास 1, 2, 3, बी सेट क्या हमारे पास 2, 3 एंड 4। तो बताएं ए यूनियन बी का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट ड्रा करेंगे। चलें जी, मैंने यूनिवर्सल सेट ड्रा किया। ये कौन सा सेट आ गया? यूनिवर्सल सेट। मेरे पास ए सेट है और बी सेट है। मुझे बताएं कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? बेसिकली एक 2 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है। मैंने कॉमन एलिमेंट्स लिख दिए। ए में रिमेनिंग क्या बचा 1, बी में रिमेनिंग क्या बचा 4, और यूनिवर्सल सेट में रिमेनिंग क्या आएगा 5। चले हमने यूनिवर्सल सेट को भी कंप्लीट करना है। तो बेटा जब मैंने ए यूनियन बी किया तो उसमें 1, 2, 3, 4 ए के भी तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं और बी के भी तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये ए सेट है और ये बी सेट है। नहीं जी, मैंने ए को भी शेडिंग करना है और साथ बी को भी शेडिंग करना है। इज इट क्लियर? ए यूनियन बी जिसमें सभी एलिमेंट्स आ गए। इसी तरह जब हम बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी की, ए सेट हमारे पास क्या 1, 2, 3 साइन ऑफ इंटरसेक्शन, बी सेट हमारे पास क्या आता है 2, 3, 4। तो बताइए इसका फाइनली आंसर क्या आएगा 2 एंड 3। चलें ठीक है मेरा बेटा। अब हम आते हैं वेन डायग्राम की तरफ। सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेट ड्रा किया। ए सेट है हमारे पास और फिर बी सेट है। तो बेटा दोनों में कॉमन क्या है 2 एंड 3। ए सेट के एलिमेंट्स कंप्लीट किए और बी सेट के एलिमेंट्स कंप्लीट किए मैंने, और मीनिंग ले जी यूनिवर्सल सेट भी कंप्लीट होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है 2 एंड 3। तो हम किसको शेडिंग करेंगे 2 एंड 3 को। ये बात समझ आ रही है? अब मैं थर्ड केस भी आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि जब इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह बात हैं डिफरेंस की तरफ। यूनियन था, इंटरसेक्शन था, अब हमारे पास आता है डिफरेंस ए माइनस बी। तो ए सेट क्या बेटा जी आपके पास 1, 2, 3, डिफरेंस बी सेट क्या है 2, 3 एंड 4। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। चलें अब मुझे ये बताएं, जब इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले क्या आएगा यूनिवर्सल सेट। दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो पहले मैं ओवरलैपिंग शेप में ड्रा कर लेता हूँ 1, 2, 3, 2, 3 एंड 4। ये ए सेट है और ये बी, और मैंने यूनिवर्सल सेट को भी कंप्लीट कर दिया। तो मुझे बताएं आंसर क्या आया 1। तो ये तो वो एलिमेंट है जस्ट सिर्फ ए में है, तो इसका मतलब जस्ट मैं वो पार्ट शेडिंग करूंगा जो ए में मौजूद है,
यानी कि जो कॉमन बी के साथ नहीं आ रहा। ये बात क्लियर होगी बेटा? अच्छा, ये लाइंस आपके ना इससे बाहर नहीं आनी चाहिए शेडिंग करते वक्त। जब मैं बी माइनस ए की बात करूँगा तो पहले बी साइड लिखा जाएगा 2, 3 एंड 4, देन फिर ए साइड लिखा जाएगा 1, 2 एंड 3। तो मेरा बेटा बताएं, जब मैंने b माइनस ए फाइंड आउट किया तो कौन सा एलिमेंट आ रहा है? जस्ट 4। अच्छा जी, वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। मेरी डायग्राम ड्रा करने से ज़रा पहले बता दीजिएगा क्या अब हम किसको शेडिंग कर रहे हैं? बोले बोले शाबाश। उम्मीद है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने बता दिया होगा। चलिए 1, 2, 3 एंड 4। क्या आंसर आया था? 4। इसका मतलब बी वाला जो सेट है अब हमने उसको शेडिंग करना है, लेकिन वो वाला पार्ट जो कॉमन नहीं आ रहा। नहीं जी, एनी प्रॉब्लम? तो मैंने पास जो ओवरलैपिंग का केस था मैंने आपसे वो भी डिस्कस कर दिया। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1B और 1C, और पेज नंबर है बेटा आपका 28। क्वेश्चन नंबर 4 वो कहते हैं u इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ए सेट आपके पास 3, 4, 5, 6 और बी है 1, 3, 5, 7। देन यूज वेन डायग्राम टू शो ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट। अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करने हैं? कंप्लीमेंट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी। अब कंप्लीमेंट को वन डायग्राम के थ्रू हम डिस्कस करते हैं। अल्लाह अकबर। तो वेन डायग्राम में हमेशा रेक्टेंगल किसको शो करता है? ये यूनिवर्सल को किससे शो किया जाता है? यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से। ठीक है जी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। यूनिवर्सल सेट हमारे पास बुक 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 आ जाए बुक बुक बुक, वो मेरे पास दूसरे थे पेजेस। इफ u इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6 एंड 7। ए सेट क्या हमारे पास 3, 4, 5, 6 और बी सेट क्या हमारे पास 1, 3, 5 एंड 7। तो मेरा बेटा जी इसमें हमने ए कंप्लीमेंट जो बेसिकली u माइनस ए के इक्वल होगा, एक हमने इसको शो करना है वेन डायग्राम के थ्रू, और बी कंप्लीमेंट क्या होगा u माइनस बी। तो इसका मतलब जो कि बेसिकली हमने ये भी वेन डायग्राम के थ्रू फाइंड आउट करना है। ज़रा मुझे एक बात तो बताइए, यूनिवर्सल सेट क्या था? एक एग्जांपल दी थी ना, वो क्या एग्जांपल थी कि जैसे ये कैंपस है और इसमें 7 A B C D मौजूद है और सब अपनी अपनी क्लासेस में बैठे हैं। इसका लिए सेट्स हैं कि 7 A के जो स्टूडेंट्स हैं वो सेट A हो गया, B हो गया, C एंड D इस तरह हो गए, और ये पूरा कैंपस बेसिकली क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। मैंने एक और बात बताई थी कि अगर मैं इन सभी को असेंबली के दौरान जब इकट्ठे कर, इसका मतलब मैंने सबका यूनियन ले लिया भाई, या मैंने कहा था A और B को कंबाइन कर दूँ तब भी यूनियन आ जाता है। तो मुझे एक बात तो बताएं, अगर मुझे ए सेट का, ए क्लास का 7 A का कम्प्लीमेंट लेना पड़ जाता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया? u माइनस ए। तो जो आंसर आया है उसमें ए के एलिमेंट्स नज़र आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसी तरह मैं कहता हूँ जी मैंने 7 A का कम्प्लीमेंट लेना है, तो मुझे बताएं जब 7 A का कम्प्लीमेंट ले लिया जाएगा क्या वो इस कैंपस में नज़र आएंगे, कैंपस से बाहर होंगे? समझ गया ना मेरी बात? अच्छा, अब इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू शो करते हैं जी। ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए। तो मुझे बताएं यूनिवर्सल सेट क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 माइनस ए सेट हमारे पास क्या है जी? 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। ले जी, ये मेरे पास 7 A क्लास आ गई और ये मेरे पास हमारे पास कैंपस हमारा पूरा आ जाता। तो इस कैंपस में से हमने 7 A को जब माइनस किया तो बताएं 7 क्लास का ए सेक्शन का क्या कंप्लीमेंट आएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब बाकी स्टूडेंट्स बच गए हैं हमारे पास, बाकी स्टूडेंट्स बच गए हैं ना, जबकि 7 A को हमने कैंपस से बाहर भेज दिया जी।
अब हमने इसकी वेन डायग्राम बनानी है, तो मेरा बेटा सबसे पहले कौन सा सेट आएगा, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट जब हम ड्रा करेंगे, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, तो बताएं ए के एलिमेंट्स कौन कौन से मेरा बेटा, 3 4 5 6, और यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या था, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एनी प्रॉब्लम, ये बात समझ आ गई है। अच्छा, तो अब मुझे बताएं, जब हमने कंप्लीमेंट लिया तो हमारे पास आंसर क्या, 0 1 7 8, इसका मतलब इसमें ए मौजूद नहीं है, तो बाकी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बचे। लो जी, यू के बाहर मैंने, ए के बाहर सॉरी, मैंने क्या किया, सारे यूनिवर्सल सेट को क्या कर दिया, शेडिंग कर दिया। इज इट क्लियर? ये मेरे पास आ जाता है बेसिकली, ये ए सेट था, और हमने ये क्या फाइंड आउट किया, ए कंप्लीमेंट। इसी तरह बी कंप्लीमेंट की बारी आती है। बी कंप्लीमेंट में हमने क्या करना होता है बेसिकली, यू माइनस बी। चले जी, यूनिवर्सल सेट क्या हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अच्छा, इसमें 8 नहीं है, चलें 8 नहीं है जी, 8 को हम ख़त्म कर देते हैं। ये ले जी, क्लियर होगी बात, क्योंकि उसमें 8 नहीं था। माइनस बी हमारे पास क्या है जी, 1 3 5 7, 1 3 5 एंड 7। बुक से एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। हाँ जी, नहीं था जी 8। अच्छा, अब आते हैं जी हमारे पास बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल आ रहा है मेरा बेटा, ज़रा बताइएगा, 0 2 4 एंड 6, क्योंकि ये सभी ओड नंबर्स हैं, तो बाकी जो रिमेनिंग इवन नंबर्स आते हैं वो मैंने लिख दिए हैं बी कंप्लीमेंट में। वेन डायग्राम, सबसे पहले क्या ड्रा करेंगे हम, यूनिवर्सल सेट। लो जी, ये आपका यूनिवर्सल सेट आ गया। अब हमारे पास बी सेट है, तो बी सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से थे, 1 3 5 एंड 7। तो 0 2 4 6, ये जो हमारे पास बेसिकली यूनिवर्सल सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रह चुके मैंने वो लिख दिए, या इन शॉर्ट जो फाइनल आंसर आया वो डेफिनेटली बी से बाहर ही होगा। अब मैंने जनाब उनको शेडिंग करना है जिनमें बी के एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, तो ये मेरे पास बेसिकली क्या आ जाता है, बी कंप्लीमेंट। क्लियर होगी बात, कंप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को। तो अच्छा, आपने एक बात बेटा जी ज़रा ज़हन नशीन कर लेनी है। वो बात ज़हन नशीन क्या करनी है कि हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, एमसीक्यूज़ मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। इसमें जो पेज नंबर 28 है, या इवन का आपके पास नोट्स होंगे, या आपके पास डेफिनेशन अगर बुक में से करना चाहिए, इट्स अप टू यू, तो आपने इसमें से ना कुछ डेफिनेशन से लाजमी करनी है। क्लियर होगी बात, जो कि इंपॉर्टेंट होगी। अब मैं आता हूँ इसके एमसीक्यूज़ की तरफ, जो कि पेज नंबर आपका है बेटा जी 29। पेज नंबर आपका क्या है, 29। अच्छा बेटा, द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज, फर्स्ट एमसीक्यूज़ है पेज नंबर 29 पे, रिव्यू एक्सरसाइज। सभी बेटा बुक्स ओपन कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक दो ही सिर्फ एमसीक्यूज़ होंगे जो मुझे बोर्ड पे लिखना पड़ेंगे, अदरवाइज वो रीडिंग्स के थ्रू ही हो जाएंगे। ऑप्शन मेरा बेटा साथ साथ देखते रहिएगा आप। द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज टू रिप्रेजेंट सेट इज, तो वो कौन कौन से थे, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसका आंसर है बी, सी है, 3 आंसर है इसका, सी ऑप्शन आती है इसकी। If the elements of a set are described in words, set of first 5 natural number 1 2 3 4 5, set of first 5 alphabets, समझ आ रही है, set of whole numbers, यानी कि जो मैं वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी, तो ये ऑप्शन ए आती है जी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। A set that consists all elements belonging to set A और set B और both, तो इसका मतलब ये तो यूनियन हो गया ना, क्योंकि ऐसा सेट है जिसमें ए के भी तमाम एलिमेंट्स हैं या बी के भी तमाम एलिमेंट्स हैं, इन शॉर्ट दोनों के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो दैट इज यूनियन ऑफ बोथ ए एंड बी। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। अगर 2 सेट्स का इंटरसेक्शन है तो एम्प्टी सेट आता है, तो एम्प्टी सेट तो समझ आ गई, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये आपका क्या आ जाएगा जी, बी ऑप्शन एम्प्टी सेट। और मैंने एक बात और बताई थी कि अगर 2 सेट्स का इंटरसेक्शन लें और वो एम्प्टी सेट आ जाए तो वो कौन सा सेट होगा, ज़रा खुद को आंसर दीजिएगा, तो देखें कि आपका आंसर ठीक है। 5th एमसीक्यूज, 2 और मोर सेट्स हैविंग एट लीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट आर नोन एज डैश सेट्स।
अच्छा जी, उसने बोला एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन चाहे सभी ना हो, तो फिर हमारे पास क्या आ जाते हैं जी, ओवरलैपिंग सेट। मैं डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग दोनों आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट 6th MCQs, 2 or more sets having no common elements are known as disets। तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है ना, अभी बेसिकली थोड़ी देर पहले मैंने आपसे यही क्वेश्चन किया था जो कि 4th MCQs में था, डिसजॉइंट सेट। A symbol which is used to show union of sets is, अच्छा ये देखें ना, ये किसका सिंबल है, एम्प्टी सेट का। उसके बाद दैट इज साइन ऑफ इंटरसेक्शन, सी क्या, सबसेट। और डी ऑप्शन हमारे पास क्या आती है, यूनियन की। डी हमारे पास कौन सी आ जाती है कि हमने दो सेट्स का अगर यूनियन लेना हो तो ये यूनियन का सिंबल आ जाता है। तो सिंबल विच इज यूज टू शो यूनियन ऑफ सेट इज द डी ऑप्शन, लास्ट वन। अ सिंबल विच इज यूज टू शो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज, तो इंटरसेक्शन हमारे पास कौन सी ऑप्शन बनती है, जो आपका एमसीक्यू उसके मुताबिक तो ए ऑप्शन है, लेकिन उसका सिंबल ये वाला होता है। ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट आता है जी आपका एमसीक्यूज नंबर 9। एमसीक्यूज नंबर 9 में वो क्या कहता, ये देखें ज़रा, चलें। एमसीक्यूज नंबर 9 में पूछा, कहता है ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट बताएं किसके इक्वल आता है। ए कम्प्लीमेंट होल कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, इसी की एग्जांपल लेती है। मैंने ए कम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया था तो क्या आंसर आया था 0 1 2 7। अब मैं इसी का कम्प्लीमेंट फिर लेने लगा हूँ। इन शॉर्ट ए कम्प्लीमेंट होल कम्प्लीमेंट इस का मतलब अब इस कम्प्लीमेंट को हमने यू में से माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ए कम्प्लीमेंट क्या आया था 0 1 2 एंड 7। तो मेरा बेटा बताएं ज़रा कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। 0 1 2 0 1 2 तो दोनों में मौजूद है, नहीं लिखा जाएगा। 3 4 5 6 और 7 भी दोनों में मौजूद है। तो क्या ये दोबारा ए के इक्वल आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब एक सेट है उसका कम्प्लीमेंट लें और अगेन कम्प्लीमेंट लें। तो याद रखिएगा वही सेट आपका दोबारा, एमसीक्यूज आपका बड़ा इंपॉर्टेंट, ये देखना इस बार पेपर टेस्ट में पूछा जा सकता जब आपसे लिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है जी ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी। 10th आपका एमसीक्यूज है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, तो अब बताएं इसमें ऑप्शन कौन सी बनती है। अच्छा जी, ऑप्शन इसकी डी ऑप्शन है, मैं लिखने लगा, मैं बात फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा देखिएगा बेटा जी, सबसे पहली बात, बाहर कौन सा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन का और अंदर कौन सा है यूनियन। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी कि अगर आप ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लें और फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ लें और बाद में उनका क्या लिया जाए यूनियन, तो लेफ्ट हैंड साइड डेफिनेटली किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के। देखिएगा ज़रा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। 3 और 4 क्या होते हैं 7, 2 3 द 6, 2 4 द 8, तो 2 7 द 14 और 6 और 8 क्या होंगे 14। तो बताएं लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आती है, राइट हैंड साइड। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब बाहर कौन सा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का, अंदर कौन सा है एडिशन का, ये आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये बात समझ आ रही है सभी स्टूडेंट्स को, एनी प्रॉब्लम, क्लियर। अच्छा उसके बाद आपका 11th MCQs है। चले बोर्ड पे डायग्राम ड्रा करता हूँ पहले। और उसने पूछा है कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, जो कि सी ऑप्शन बनता है। कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका, कौन सा MCQs नंबर 11। अच्छा जी, ये आपका आता है यूनिवर्सल सेट। अभी हमने क्वेश्चन भी बेसिकली किया, ए सेट है, ठीक है जी। अब मुझे बताएं ए के अलावा अगर मैं सारा शेडिंग कर देता हूँ, ए के अलावा सारा शेडिंग अगर हो जाता है तो बताएं फिर ये किसको शो करता है बेसिकली, ए के कॉम्प्लीमेंट को, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट्स मौजूद नहीं होंगे। तो MCQs 11 का आंसर है सी ऑप्शन। कितना टाइम और, अच्छा जी, ये तो अब हमने यूनिट नंबर 1 को जो है ना वो अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया, क्लियर होगी बात। अच्छा अब हमारे पास आता है जी
यूनिट नंबर 2, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 बेसिकली है रैशनल नंबर। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे लूँ, फिर इंशाल्लाह कल इसको हम स्टार्ट करेंगे। नेचुरल नंबर्स आपने पढ़े, होल नंबर्स पढ़े आपने, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ये आपने डिफरेंट नंबर्स पढ़े हैं। अब इनमें रैशनल इरेशनल नंबर्स भी आते हैं और साथ रियल नंबर्स। मैं आपको थोड़ा सा रियल नंबर्स का भी कॉन्सेप्ट दूंगा जो आगे इंशाल्लाह अगली क्लासेस में आपके काम आएगा। तो ये सारी नंबर्स आपने पढ़े हैं ना। अब इन सब का रैशनल नंबर्स के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये सारी एक चेन कैसे बनती है, तो इंशाल्लाह ये तो मैं आपके साथ कल डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। अब आपने मेरा बेटा एक काम करना है कि मैंने पहले भी कहा था प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट या प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट, दोनों के लिए मैं कह देता हूँ। उसकी वजह इसलिए है भाईजान जी कि अगर जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, रिटर्न वर्क नहीं ना करेंगे, तो समझ लें हमने जो भी तक काम किया है या अभी तक जो हमारी लेक्चर्स कंप्लीट हुए हैं, 6 लेक्चर्स में हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया, अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर ये काम ख़राब है। क्लियर होगी बात। तो आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है, नोट्स बनाएं, एक एक क्वेश्चन, इवन के जो महीने करवाए हैं वो क्वेश्चन भी आप लाजमी अटैम्प्ट करें, ठीक है जी। प्रैक्टिस करते रहेगा, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। फिर हमने MCQs को भी डिस्कस किया, उसमें भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इंचार्ज के थ्रू कांटेक्ट करके जो है वो पूछ सकते हैं कि भी इस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैं इंशाल्लाह वो लाजमी क्लियर कर दूँगा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आप लोगों को एक चीज़ और बताता चलूँ, एक हदीस सुनाता हूँ थोड़ा सा, तो उसके बाद फिर एक दो बात और करता हूँ। हदीस मुबारक क्या थी कि आयतल कुर्सी का आप सभी को पता है, तो अल्लाह ताला ने इसकी बड़ी फजीलत रखी है, यकीन जानो बड़ी फजीलत है इसकी। आप अल्लाह ताला आप एक दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, हदीस मुबारक है, हदीस कुर्सी आप एक दफ़ा पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्ते को जाकर कहता है आप इस बंदे की हिफाजत करें। आप एक दफ़ा फिर और आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला दूसरे फरिश्तों को कहता है कि आप जाओ, ये 2 फरिश्तों को कहता है कि आप जाके ये 2 फरिश्ते इसकी हिफाजत करें। और जब आप 3 दफ़ा मुसलसल आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन फरिश्तों को वापस बुलाता है और कहता है मैं ख़ुद इसकी हिफाजत करूँगा। तो आप खुद ही सोचें कि आयतल कुर्सी पढ़ने की कितनी फजीलत है। और यकीनन ये सभी बच्चों को, ये जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सभी को मुझे यकीन है कि याद होगी। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि जो हालात आजकल चल रहे हैं, यकीन जाने मैं भी परेशान हूँ, डेफिनेटली सभी परेशान हैं। आज से तकरीबन बिफोर 2 वीक्स मेरी मामी हैं, उनकी डेथ इसी वायरस, इस कोविड-19 की वजह से हुई है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो जब अल्लाह ताला ने कुछ हमें बातें बताई हैं, कि मैंने पिछले लेक्चर में एक बात बताई थी कि मेरे मुताबिक सबसे अच्छा सैनिटाइज़र क्या है, वज़ू। और फिर दूसरी बात है कि अगर हम खुद को पाक साफ़ रखते हैं, ठीक है जी, वज़ू करते हैं, कुली तो हमने कर ली, नाक में पानी डाल लो जी, जो चीज़ें थी वो तो वैसी साफ़ हो जानी है। और जब आयतल कुर्सी 3 बार पढ़ लेते हैं तो फिर तो क्या ही बात है, ठीक है ना। लास्ट बात, वो ये लास्ट बात कहूँगा इस लेक्चर में कि डेफिनेटली आप लोगों के कुछ रिलेटिव्स हैं, मेरे भी हैं और माशाल्लाह सभी के होते हैं, हज करके आते हैं। मैंने एक दफ़ा अपने रिलेटिव से पूछा कि आप हज करके आए हो, तो उन्होंने कहा जी माशाल्लाह। इवन के जो मेरे मामी हैं उनके भी कुछ फैमिली मेम्बर जिन्होंने हज किया हुआ है, जिनकी अभी डेथ भी हुई है। तो मैंने कहा आपके पास सनद है कि हज कबूल हो गया? तो वो मुझे देखनी थी। मैं कहा देखें, मेरा आपको टीज़ करने का मकसद नहीं था, मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हज कबूल फरमाए, सबके हज मकबूल अल्लाह के यहाँ, और अल्लाह ताला हमें भी हज पर जाने की तौफीक अता फरमाए। मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को, दीन को इतना अच्छा, बल्कि सब अल्लाह ताला सिर्फ इस्लाम ही मज़हब है जिसको पसंद करता है, और अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी प्यारी बातें इसमें रखी हुई हैं। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपने माँ बाप को प्यार की निगाह से देखते हो, एक मकबूल हज का सवाब है। और मकबूल का मतलब जो अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया हुआ है। तो मुझे बताइए, गरीब से गरीब बंदा भी है, किसी झोंपड़ी में रह रहा है, किसी एक मिट्टी के घर में रह रहा है, या उसका एक घर प्रॉपर नहीं है, और एक अमीर से अमीर बंदा भी है, अगर वो किसी वजह से हज करने नहीं जाता, कि पैसे की वजह से नहीं जा सकता, तो क्या अल्लाह ताला ने हमें यही नेमत घर में नहीं दे दी? तो अगर हम माँ बाप, अच्छा माँ बाप को पता नहीं भी है कि हम उनको प्यार की निगाह से देख रहे हैं, हमारा हज हो गया है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं जब कल आपसे मिलूँगा तो उम्मीद करता हूँ सभी मेरे बच्चे हाजी और हाजिन होंगे, ठीक है जी। बोलो इंशाअल्लाह। चलें, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।